हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल की। आज की आपकी जो टेक्सटाइल की प्रैक्टिस है वो है सेट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और एक इंट्रो क्लास की है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं ली है तो एक बार जाकर ज़रूर लीजिएगा। आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लिए गए हैं कॉटन से, यानी कि कपास से लिए गए हैं और कुछ आपके लिनन के भी क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद है कि कल ही हमने आपको बता दिया था, आप पढ़कर आए होंगे इन टॉपिक को। तो चलिए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले अगर आप पेन और नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं, तो आपसे निवेदन है मेरा कि आप पेन और नोटबुक ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा, ठीक? तो जो भी नया मिलेगा, उसे आप अपनी नोटबुक में ऐड ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, कताई की फ्रेम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है कि ये जो कताई का फ्रेम है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्या आर्कराइट ने किया था? क्या हरग्रीव्स ने किया था? कार्टराइट ने किया था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने कपास का टॉपिक पढ़ा है, यानी कि अगर आपने थियरी की क्लासेस ली हैं, तो आपको ये पॉइंट वहाँ पर सन के साथ में मेंशन किया गया होगा और साथ ही साथ ये जो 3 नाम आपको दिए गए हैं, ये तीनों नाम आपको वहाँ पर देखने को मिले होंगे। तो जब हम बात करेंगे कताई के फ्रेम की, तो कताई के फ्रेम का जो आविष्कार किया गया था, वो किया गया था हारग्रीव्स के द्वारा। सन कितना था? तो सन भी थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। ये आपका सन जो था, वो आपका 19, ये आपका राइट ऑप्शन होगा हारग्रीव्स, और टाइम है इनका 1764। तो ध्यान रखेंगे आप इस सन को भी, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला है आपका सन 1785। जैसे अभी आपने क्या देखा था, 1764। ऐसे ही आप एक डेट और ध्यान रखेंगे, क्या? 1785। 1785 में पावर लूम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्या आर्कराइट के द्वारा किया गया? क्या हरग्रीव्स के द्वारा किया गया? कार्टराइट के द्वारा किया गया या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको पता होना चाहिए कि हारग्रीव्स की बात तो हमने अभी-अभी कर ली। आपके ये जो पावर लूम का आविष्कार किया गया, वो कार्टराइट के द्वारा किया गया। कब? 1785 में। किसका आविष्कार किया? पावर लूम का। कब किया? 1785 में किया। किसने किया? कार्टराइट ने किया, ठीक? तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इससे पहले आपने हारग्रीव्स का नाम सुना, अब बचे आपके आर्कराइट। तो क्या आप हमें ये बताएंगे कि आर्कराइट ने किसकी खोज की या किसका आविष्कार किया? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वैसे आप लोग में से कुछ लोग हैं जो कि मैं देख रही हूँ इस समय काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, तो आपको इतनी, मतलब इतना लगन देख के आपके अंदर, इतना आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है कि चलिए कम से कम आप भी एक्टिव हैं। वरना जब ऐसा होता है कि एक तरफ से ही, मतलब सिर्फ़ हम ही आप लोगों को बताते हैं, आप लोग हमें कुछ बताते ही नहीं हैं, तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है कि आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, लेकिन आपके अंदर कोई भी एक्टिविटी होती ही नहीं है। बस आप आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि आंसर देते हैं, ठीक? चलिए, तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अगर आंसर देते हैं, पहली बात तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है या आपको याद रहती है, या आप में से ऐसे लोग भी होंगे जिनको याद नहीं रहता होगा, तो वो एक बार ज़रूर चेक करते होंगे फिर आंसर देते होंगे, ठीक? ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा दूसरा आप जब लिख देते हैं कभी भूलते नहीं हैं, ठीक? और ये भी रहता है कि जब आप कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ लिखते हैं, तो आपके दिमाग में ये हमेशा होता है कि कहीं हम गलत ना लिख दें, तो इसीलिए आप एक बार चेकआउट करके तभी लिखते हैं। तो चीज़ें आपको वो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
कोलकाता में सूती मिल का निर्माण किस सन में हुआ? हालाँकि ये क्वेश्चन हमने पहले आपसे पूछा था और जवाब भी मुझे मिला था तो अच्छा लगा। कोलकाता में जो सूती मिल का स्थापना हुई या सूती मिल का निर्माण हुआ, क्या ये 1801 में हुआ, 1805 में हुआ, 10 में हुआ या फिर 1818 में हुआ? तो ध्यान रखेंगे, जो सूती मिल का निर्माण हुआ था कोलकाता में, वो हुआ था 1818 में, सन 1818 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विश्वव्यापी रेशे के नाम से जाना जाता है किसको? जूट को, कपास को, रेशम को, लिनन को। तो ये जितने भी आपके सामने रेशे हैं, इन रेशों के कुछ ना कुछ नाम हैं। जैसे जब हम जूट के रेशे की बात करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सुवर्ण रेशा कहते हैं, सोने का रेशा कहते हैं। जब कपास की बात करते हैं, तो कपास को ही हम विश्वव्यापी रेशे के नाम से जानते हैं। इसे हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं। जब रेशम की बात करते हैं, तो रेशम तो आपका वैसे ही वैभव का प्रतीक है, चीन इसका जन्मदाता है। रेशम की जो देवी हैं वो शिलिंगची हैं। बाकी रेशम एक राजसी वस्त्र के अंतर्गत आता है। बात करते हैं लिनन की, तो लिनन को मिस्र की भूमि को क्या कहते हैं? लिनन कहते हैं। लिनन की भूमि किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं, ठीक? साथ ही साथ मम्मी को लपेटने का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है? मिस्र में है। मिस्र में जो मम्मी को लपेटा जाता है, वो किस वस्त्र में? तो वो कपास का नहीं होता है आपका, वो होता है आपका लिनन का वस्त्र, ठीक? आई थिंक हमने ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था एक, कि मिस्र में मम्मी को लपेटने के लिए किस कपड़े का उपयोग किया जाता है? तो आपने बताया था लिनन का, ठीक? ये साथ ही साथ आपका शांति का प्रतीक होता है, शीतलता का प्रतीक होता है, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, ये भी आपका वैभव का प्रतीक माना जाता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आपको पता है कि विश्वव्यापी रेशा हम कपास को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास के कोई को एकत्र करने की प्रक्रिया कहलाती है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो आपका लिया गया है, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग से लिया गया है और ये जो प्रोसेस है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है आपका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इसे अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक? यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कोई को कपास के कोई को जो एकत्र करने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? क्या वो गिनिंग कहलाती है? क्या वो सॉर्टिंग कहलाती है? क्या वो हार्वेस्टिंग कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं? नाम आपने सब सुने होंगे। हम बात करें गिनिंग की, हम बात करें सॉर्टिंग की, हम बात करें हार्वेस्टिंग की, कॉम्बिंग की और साथ ही साथ कार्डिंग की, ब्लेंडिंग की। इसी में हम बात करते हैं डाइंग, प्रिंटिंग, स्पिनिंग, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट जो भी मैंने बोला ये क्रम से नहीं बोला है। तो ध्यान रखिएगा कि जब ये नेट में आपसे पूछा जाता है, आपके लेवल पर तो ऐसे ही पूछ लेता है कि ये प्रक्रिया जो की जा रही है कौन सी प्रक्रिया है। हालांकि क्वेश्चन मैंने कई रखे हैं, बट जो नेट में पूछा जाता है वो अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है, ठीक? तो जब हम बात करते हैं कपास के कोए को एकत्र करने की, तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है हार्वेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम कोए को अलग नहीं कर रहे हैं, हम कपास के कोए को एकत्र कर रहे हैं, ना कि कपास के बीजों को हटा रहे हैं। तो जो कपास के कोए को एकत्र करने की प्रक्रिया होती है, वो आपकी हार्वेस्टिंग कहलाती है, ठीक? और हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा था, तभी हमने आपको बताया था कि जो आपको टर्म मिल रहे हैं, इनको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक? बाकी ओटना, कंघी करना, मिलाना, ये अपना हिंदी में चलता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन जो इंग्लिश के टर्म होते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है, कपास की गंदगी दूर करने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? क्या बेलिंग कहलाती है, गिनिंग कहलाती है, सॉर्टिंग कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा ना कि जब हम कपास से कोई को एकत्र करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं।
अशुद्धियाँ यानी कि बहुत ज़्यादा गंदगी पाई जाती है, चाहे हम भेड़ के बालों की बात करें या हम कोए के जो हमारे कपास हैं इनकी बात करें, तो गंदगी तो सब में पाई जाती है। तो जब इनसे हमें रेशे प्राप्त करने हैं तो हम उन गंदगियों को तो हटाएँगे। अब ये जो कपास की गंदगी को दूर किया जा रहा है, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? क्या ये आपका वेलिंग कहलाएगा, गिनिंग कहलाएगा या फिर सॉर्टिंग कहलाएगा? तो हमें पता है क्या कहलाएगा, ये प्रक्रिया को हम सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक? कपास से गंदगी को दूर करने की जो प्रक्रिया है, वो आपकी सॉर्टिंग कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डॉट, डॉट, डॉट वह प्रक्रिया है, मतलब इस ये किस प्रक्रिया की विशेषता आपको बताई जा रही है? इनमें से कौन-सी वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिनौलों को कपास से अलग किया जाता है? जब अच्छा एक चीज़ आपने देखा होगा, कपास आपने भले ही ऐसे पेड़ ना देखे हों, पेड़ आपने ना देखे हों, बट आपने ये देखा होगा कि पहले जब हमारे घरों पर तकिए बनते थे, तकिए में ये होता था, जब तकिए बनते थे, तो हम लोग रात में सोते थे तो उसमें क्या करते थे, एक उसमें ऐसे बीज सा होता था, तो उसको हम टटोलते थे। टटोलते थे ना, यानी कि टटोलने का मतलब उसको हम ऐसे दबाते थे, फिसलता था। तो वो क्या होता था, वो बिनौला होता था, यानी कि जो कपास का बीज होता था, वो बीज होता था उसमें, ठीक? अब उस बीज को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जो अलग करने का प्रोसेस चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? क्या उसे हम कार्डिंग कहते हैं? क्या उसे हम गिनिंग कहते हैं? क्या उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सॉर्टिंग अभी आपने देखा अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया है। बिनौलों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अशुद्धियों को हटाने की तो हमने देखा सॉर्टिंग था। लेकिन जब हम बात करेंगे बिनौलों को अलग करने की तो वो कहलाते हैं आपकी गिनिंग। गिनिंग प्रोसेस में हम करते क्या हैं? तो कपास से जो बिनौले होते हैं, कपास के बिनौलों को हम अलग करते हैं, ठीक? अब ऐसे जब हमें रेशा बनाना है, तो हम बीजों को लेकर तो रेशा बनाएँगे नहीं, हमें बीजों को हटाना होगा। अपने कपास को शुद्ध करना होगा, उसको कंघी करना होगा, उसको फिनिशिंग देनी होगी, मतलब उस पर परिचर्या करना होगा। तो ये कई प्रक्रियाएँ चलती हैं, उसके बाद आपको रेशा प्राप्त होता है। तो जो ये गिनिंग प्रोसेस है, गिनिंग प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप बिनौलों को कपास से अलग कर देते हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया कपास पर नहीं की जाती है? क्या सॉर्टिंग है? क्या गिनिंग है? शियरिंग है या फिर हार्वेस्टिंग है? तो नाम तो आपने इसमें से 3 सुने हैं। एक नाम ऐसा है जो कि आपने कपास में नहीं सुना है। अब कपास में नहीं सुना है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने किसी की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं सुना है। बिल्कुल सुना है। लेकिन जो हमारी रेशें हैं, जो हम उन पर प्रक्रियाएँ करते हैं, अब सभी रेशों पर सभी प्रक्रियाएँ थोड़ी ना होंगी। एक बेसिक सी परिचर्या होती है जो कि स्पिनिंग, डाइंग, प्रिंटिंग ये सारी होती हैं लास्ट की, तो वो तो हर रेशे पर चलती हैं। लेकिन कुछ प्रक्रियाएँ ऐसी होती हैं जो कि हमें कपास पे नहीं करनी होती हैं। तो सॉर्टिंग अभी आपने देखा, हम कपास पर करते ही करते हैं। गिनिंग, गिनिंग भी हम करते हैं। अभी आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा कि हम बिनौलों को अलग कर रहे थे, तो वो हमारा गिनिंग कहला रहा था। सॉर्टिंग में हम गंदगी को दूर कर रहे थे। हार्वेस्टिंग में हम कोए को एकत्र कर रहे थे। लेकिन क्या आपने शियरिंग सुना? या आपने जब थियरी की क्लास ली थी, तो क्या आपने कहीं पर शियरिंग का नाम सुना था? नहीं, आपने नहीं सुना था। फिर ये नाम सुना-सुना तो लग रहा है हमें। कहाँ सुना था हमने? ये सुना था आपने जब वूल का चैप्टर पढ़ा था, जब आपने ऊन का टॉपिक पढ़ा था, तब वहाँ पर ये नाम सुना था। और ये शियरिंग प्रोसेस होती क्या है? शियरिंग प्रोसेस वही है, जैसे जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग में आप कोए को एकत्र करते हैं, लेकिन ये जो आपकी शियरिंग प्रोसेस है, ये आपका आंसर तो यही हो गया कि शियरिंग प्रोसेस जो है, वो हम कपास पर नहीं करते हैं। बट ये प्रोसेस होती तो है, कहाँ पर? तो ये आपके जब हम भेड़ों के शरीर से बाल को उतारते हैं, तो भेड़ों के शरीर से जो बाल को उतारने की प्रक्रिया होती है, वही आपकी शियरिंग कहलाती है, ठीक?
शेयरिंग, स्कोरिंग, कार्बोनाइजिंग सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। लेकिन स्कोरिंग आप ये कपास के टॉपिक में स्कोरिंग भी नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं तो एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं जो कि हम हर पर नहीं करते हैं, यानी कि हर अपने रेशे पर नहीं कर सकते हैं। बेसिक परिचर्याओं को छोड़कर, जैसे कि कॉम्बिंग करना बेसिक प्रक्रिया है, स्पिनिंग करना बेसिक प्रक्रिया है, धागा हम उसी से प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ डाइंग, प्रिंटिंग ये सारी हमारी बेसिक सी प्रक्रियाएँ हैं, ये हम सब पर करते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग के 6-7 प्रोसेस होते हैं वो हर एक रेशे पर समान रूप से नहीं किए जाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय कपास की लंबाई कितनी होती है? यहाँ पर भारतीय कपास लिखा गया है, इसका मतलब और भी कपास होते हैं, जैसे अमेरिकी कपास हो गया, मिस्री कपास हो गया, यानी कि मिस्र का कपास हो गया, भारत का कपास हो गया। तो हर एक जगह का जो कपास है उसका लंबाई और व्यास अलग-अलग होता है। जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो भारत में जो कपास होता है उसकी लंबाई कितनी है? 1.5 इंच, 2.5 इंच, 5 इंच या फिर 8 इंच होती है। तो हमें याद रखना है कि जब हम भारतीय कपास की बात करेंगे तो उसकी लंबाई होती है 2.5 इंच। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, अमेरिकी कपास की लंबाई आपको बतानी है। जैसे अभी आपने देखा भारतीय कपास, वैसे ही आपका अमेरिकी कपास है, वैसे ही आपका मिस्री कपास भी होता है। मिस्री वो खाने वाली मिश्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो मिस्र की बात कर रहे हैं। हम मिस्र की जो कपास होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम अमेरिकी कपास की बात करेंगे, तो क्या ये 3 इंच होता है, 5 इंच होता है, 8 इंच होता है या फिर 9 इंच होता है? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि ये 3 इंच का होता है। जब हम अमेरिकी कपास की बात करते हैं, तो इसकी लंबाई 3 इंच की होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज किस में पाते हैं? रेशम में पाते हैं, ऊन में पाते हैं, कपास में पाते हैं, उपरोक्त सभी में पाते हैं। तो जब हम बात करते हैं सेलुलोज की, तो सेलुलोज आपका कपास में पाया जाता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा-सा आपका घुमाए, तो ये पूछेगा निम्नलिखित में से सेलुलोज़िक प्रधान या सेलुलोज प्रधान रेशा कौन-सा है? तो कपास ही है, हम जानते हैं सेलुलोज का ज़िक्र कपास में ही हो रहा है। बाकी अगर हम रेशम और ऊन की बात करेंगे, तो ये दोनों के दोनों आपके प्राणिज जगत के ही रेशे होते हैं। एक में आपका सेरिसिन गोंद पाया जाता है और एक में आपका पैक्टिन पाया जाता है, सॉरी पैक्टिन नहीं, केराटिन आपका प्रोटीन पाया जाता है और एक में आपका फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि रेशम में सेरिसिन नामक गोंद भी पाया जाता है। ठीक? तो ये कुछ बेसिक सी बातें होती हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर आया आपका सेलुलोज प्रधान रेशा है, कौन-सा है? जूट है, कपास है, लिनन है या फिर सभी हैं? तो आप जानते हैं ना कि जितने भी रेशे या जो भी रेशे आपको वानस्पतिक जगत से प्राप्त हो रहे हैं, वो सारे के सारे सेलुलोज प्रधान रेशे होते हैं। तो ये आपको जूट भी प्राकृत से यानी कि वनस्पति से ही प्राप्त हो रहा है। कपास भी आपको वनस्पति से ही प्राप्त हो रहा है, लिनन भी आपको वनस्पति से ही प्राप्त हो रहा है। तो ये सारे क्या हैं? सारे के सारे आपके सेलुलोज प्रधान रेशे ही तो हैं। जब हम बात करेंगे प्रोटीन की, तो उसमें 2 ही आपके आते ही हैं, कौन? कपास, सॉरी कपास नहीं, रेशम और ऊन। ये दोनों के दोनों आपके किस में आते हैं? ये दोनों के दोनों आपके प्रोटीन जगत के रेशों में आते हैं। जबकि हम खनिज की अगर बात करें तो उसमें सोना, चांदी और एस्बेस्टॉस आता है। नाम आपको ध्यान रखना है, बस आप थोड़ा-सा अगर दिमाग लगाएँगे तो आपको याद भी नहीं करना है, आपको चीज़ें वैसे ही याद आ जाएँगी। बस थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आपको कहाँ पर होगा? जब वानस्पतिक में पत्ती, बीज और तने पूछे जाएँगे, तो आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है मेबी। बट आप उसमें भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कपास और कापोक 2 ही बीज वाले हैं और जब हम पत्ती की बात करते हैं तो पिना और सीसल, यही 2 नाम आपको देखने को मिलते हैं, बाकी सारे के सारे आपके तने में आ जाते हैं। तो आपको कुछ परेशान होने जैसा इसमें है ही नहीं, बस आपको थोड़ा-सा ध्यान से चीज़ों को देखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
कपास के रंग को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता होगा कि कपास के जो रंग होते हैं वो पक्के नहीं होते हैं। तो हमें अगर उन्हें पक्का करना हो तो उसपे कौन क्या चीज़ मिलाना चाहिए? नमक मिलाना चाहिए, फिटकरी मिलाना चाहिए, दोनों को मिलाना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास जितने भी कॉटन के कपड़े होंगे, जब आप उनको रेगुलर पहनते हैं, धुलते हैं, तो वो क्या होते हैं, कलर उनका हल्का हो जाता है, ठीक? रंग उसके पक्के नहीं होते हैं। अब इन्हीं रंगों को पक्का करने के लिए आप उसमें नमक या फिर फिटकरी दोनों मिला सकते हैं, तो उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14। मेक्सिको और संयुक्त राज्य में पाए जाने वाले कपास को किस नाम से जाना जाता है? जैसे अलग-अलग जगहों पर कपास को अलग-अलग नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो हमारे यहाँ भारत में कपास का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो कौन-सा कपास है? बाकी हम बात कर रहे हैं मेक्सिको और संयुक्त राज्य में पाए जाने वाले कपास को क्या हम अपलैंड कपास जानते हैं? क्या हम पोर्टलैंड कपास के नाम से जानते हैं? सफ़ेद कपास कहते हैं या फिर नीला कपास कहते हैं? तो जब हम बात करेंगे मेक्सिको और संयुक्त राज्य की, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है अपलैंड कपास। पोर्टलैंड, ये पोर्टलैंड नाम आपको कुछ सुना-सुना सा लग रहा है? बिल्कुल सुना-सुना सा लग रहा होगा। कहाँ पर? जब आपने पढ़ा था भवन निर्माण सामग्री में। ज़रा आप बताएँगे कि पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपके होम मैनेजमेंट का टॉपिक है। कहाँ का? जो भवन निर्माण सामग्री हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हमने देखा था, जब हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा था। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की? कब की? किसके नाम पर ये रखा गया? सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कताई म्यूल, ये कटाई नहीं है, वो जो हम खेत में धान वगैरह काटते हैं, उस कटाई की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर कताई की बात की जा रही है। कताई म्यूल का आविष्कार सन 1789 79 यानी कि 1779 में की गई थी। किसके द्वारा? कार्टराइट के द्वारा, क्रॉम्पटन के द्वारा, आर्कराइट के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि कार्टराइट और आर्कराइट, ये दोनों नाम हमने सुन रखे हैं। बचा कौन? तो ये आपके क्रॉम्पटन महोदय बचे हैं, जिन्होंने 1779 में कताई म्यूल का आविष्कार किया था। ठीक? कोई पावर लूम का कर रहा है, कोई कताई म्यूल का कर रहा है, तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16। जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाले कपास को कहा जाता है। जैसे अभी आपने क्या देखा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य में जो कपास पाया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम अपलैंड कपास के नाम से जानते हैं। लेकिन यहीं जब हम बात करेंगे जॉर्जिया के तट पर जो कपास पैदा किया जा रहा है, उसे किस नाम से जानते हैं? क्या उसे हम अपलैंड कहते हैं? नहीं। पोर्टलैंड कहते हैं? नहीं। समुद्री द्वीप कपास कहते हैं या फिर मिस्र कपास कहते हैं? तो अपलैंड अभी आपने देखा था, पोर्टलैंड हमने नहीं देखा था। मिस्र कपास मिस्र में पाया जाता है। बचा क्या? तो जॉर्जिया के तट पर पाया जाने वाला जो कपास है, उसे हम समुद्र द्वीप कपास के नाम से जानते हैं। नाम नोट डाउन करिएगा। हालाँकि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पीमा कपास कहाँ बोया जाता है? ये भी आपका कपास का ही एक प्रकार है। कपास आपके कई प्रकार के हैं। आपने 3-4 नाम तो सुन ही लिए, इनको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। बाकी हम आपसे ये पूछ रहे थे कि पीमा कपास कहाँ पर बोया जाता है? भारत में, मिस्र में, जॉर्जिया में या फिर अमेरिका में? तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका में हम क्या बोते हैं? तो पीमा कपास को हम अमेरिका में बोते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? पूछ रहा है, कपास के छोटे तंतुओं को कहा जाता है। कपास के छोटे तंतु को क्या कहेंगे? रेशा कहेंगे, धागा कहेंगे, नॉइल कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि कपास के जो छोटे तंतु होते हैं, उनको हम नॉइल के नाम से जानते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। रिंग कताई फ्रेम में धागे की कौन सी प्रक्रिया एक साथ की जाती है? आपको पता होगा रिंग कताई, म्यूल कताई, आपने नाम सुना होगा जब हमने डिस्कस किया था अपने कपास के टॉपिक को। वहां पर आपको बताना है कि जो रिंग कताई है, रिंग कताई फ्रेम में धागे की कौन सी प्रक्रिया ऐसी होती है जो कि एक साथ करते हैं हम? घुमाव देकर खींचना, ऐंठन डालना, धागे को बॉबिन में भरना या फिर उपरोक्त सभी। तो जब हम रिंग कताई की बात करेंगे, रिंग कताई में ये तीनों प्रक्रियाएँ एक साथ होती हैं, मतलब घुमाव देना, ऐंठन देना और बॉबिन में धागे को भरना। यानी कि धागे को बॉबिन में भरना, ये तीनों प्रक्रियाएँ हम एक साथ करते हैं। इसी में एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, जब हम ये तीनों प्रक्रियाएँ एक साथ कर रहे हैं, तो समय भी हमारा कम लगेगा। समय भी हमारा कम लगेगा, लेकिन जो धागा हमें प्राप्त होगा, वो मोटा प्राप्त होगा। इसी के अपोजिट आपका होता है म्यूल फ्रेम। जब हम म्यूल कताई फ्रेम का उपयोग करते हैं, तो उसमें ये तीनों प्रक्रियाएँ यानी कि घुमाव देना, ऐंठन देना, धागे को बॉबिन में भरना, ये तीनों प्रक्रियाएँ तो होती हैं लेकिन अलग-अलग होती हैं। जब अलग-अलग प्रक्रियाएँ होंगी तो समय भी ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लग रहा है तो इसके साथ में आपको धागा भी महीन प्राप्त हो रहा है, ठीक? तो ये तीनों बातों को ध्यान से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। महीन धागे के लिए किस प्रकार के फ्रेम की आवश्यकता होती है? रिंग फ्रेम, म्यूल फ्रेम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी-अभी हमने आपको क्या बताया कि जो रिंग फ्रेम होता है, इसमें हम तीनों प्रक्रियाएँ एक साथ करते हैं। एक साथ करने की वजह से हमें समय तो कम लगता है, लेकिन जो धागा हमें प्राप्त होता है, वो मोटा प्राप्त होता है। जब हम म्यूल फ्रेम का उपयोग करेंगे तो इसमें धागा हमें महीन प्राप्त होगा, समय लेकिन इसमें अधिक लगेगा क्योंकि इसमें जो तीनों क्रियाएं हम कर रहे हैं वो अलग-अलग कर रहे हैं, ठीक? तो महीन धागा प्राप्त करने के लिए आप म्यूल फ्रेम का उपयोग करेंगे। अगर आपको मोटा धागा चाहिए तो उसके लिए आप रिंग फ्रेम का उपयोग करेंगे, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया धीमी होती है? रिंग फ्रेम पर, म्यूल फ्रेम पर, दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी-अभी हमने आपको क्या बताया था कि जब प्रक्रिया एक साथ होगी तो उसमें समय कम लगेगा और जब आपका अलग-अलग होगा तो आपको समय अधिक लगेगा। यानी कि धीमी प्रक्रिया किसमें होगी? धीमी प्रक्रिया आपकी म्यूल फ्रेम में होगी क्योंकि हम उसमें एक-एक करेंगे। यानी कि पहले हम घुमाव देंगे, ऐंठन देंगे, बॉबिन में लपेटेंगे। ये समय ज़्यादा ले रहा है, ये एक धीमी प्रक्रिया है लेकिन इससे जो आपको धागा मिलेगा वो महीन धागा मिलेगा, ठीक? एक ही लाइन से आपने कितने क्वेश्चन बना लिए? अभी हमने सारे क्वेश्चन तो उठाए भी नहीं हैं बट आपको समझा दिया है कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कपास के वस्त्र पर चमक उत्पन्न करने के लिए कौन-सी प्रक्रिया की जाती है? क्या कैलेंडरिंग की जाती है, ग्लेज़िंग की जाती है, सीरीनाइज़िंग की जाती है या फिर सभी? तो ध्यान रखेंगे कि वैसे तो आपको पता है ना, जब हम कैलेंडरिंग करते हैं तो इससे हमारा जो रेशा होता है यानी कि जो हमारा कपास होता है वो चमकता है। इसी के साथ-साथ जब आप ग्लेज़िंग और सीरीनाइज़िंग करते हैं तो इससे भी आपके कपड़ों में चमक आती है। तो अगर हमें चमक उत्पन्न करना है तो हमें इनमें से कोई भी प्रक्रिया करें, चमक उत्पन्न होते हैं। तो चमक के लिए तीनों प्रक्रियाएँ आपकी होती हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कपास होता है, कपास क्या है? एक कोषीय है, दो कोषीय है, बहुकोषीय है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम कपास की बात करते हैं, तो कपास आपका एक कोषीय होता है। क्या होता है? कपास आपका एक कोषीय होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कपास के मध्य में एक जो नलिका स्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपने कपास की संरचना पढ़ा था, उसमें आपने 3 पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था ना? तो आपको बताना है ये जो बीच की नलिका है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम क्यूटिकल कहते हैं? क्या उसे हम ल्यूमेन कहते हैं? क्या उसे हम कोष कहते हैं या फिर उसे हम मोम कहते हैं?
तो जब हम कपास के नलिका की बात करते हैं तो उस नलिका को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन के नाम से जानते हैं, जबकि जो ऊपरी परत है इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। आप हमें बताइए ये जो मध्य की परत है उसे हम क्या कहते हैं? और रंगों का निर्धारण किसकी वजह से होता है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हालाँकि आप हमें तीसरी परत मध्य की परत बता दीजिएगा बस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कपास का अनुप्रस्थ काट किसके समान होता है? जो कपास का हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तो वो किसके समान होता है? कान के आकार का, किडनी के आकार का, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब आप कपास के अनुप्रस्थ काट की बात करते हैं, तो वो कान के आकार का होता है या फिर किडनी के आकार का, यानी कि इन दोनों के आकार का होता है, चाहे आप कहें कान के आकार का होता है या आप कहें किडनी के आकार का ऐसे होता है, ठीक? हालाँकि ये बना नहीं आपका, बट आप समझ रहे होंगे किडनी कैसे होती है, ठीक? तो ये किडनी के आकार का या फिर कान के आकार का। अच्छा, किडनी के ऊपर एक जो ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, है ना? आपने बताया भी था और हमने एक दिन आपसे पूछा था। तो कुछ बच्चों ने बचाया बताया था, अच्छा लगा। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, हम इसे और किस नाम से जानते हैं? इसके 1-2 कोई और नाम बता दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कहा जा रहा है जब कपास को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के घोल में फुलाया जाता है तब इसका आकार होता है। जैसे जब आप इसको अनुप्रस्थ काटते हैं तो आपको कैसा दिखता है? किडनी के आकार का या फिर कान के आकार का दिखता है ना? लेकिन जब आप इसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड के घोल में फुलाते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन आता है। क्या इसका आकार चौकोर हो जाता है या कान के आकार का ही रहता है या वृत्ताकार हो जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड में कपास को फुलाते हैं, तो ये जो आपका कान के आकार का है या जो किडनी के आकार की संरचना आपको दिखाई देती है, ये धीरे-धीरे आपकी फूलती चली जाती है और लास्ट में कैसे? लास्ट में बिल्कुल ये आपका बिल्कुल कैसे हो जाता है? ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो जब आप इसको घोल में फुलाते हैं तो इसका आकार गोल हो जाता है। आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृत्ताकार, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन का छिद्र किसके समान दिखाई देता है? जो ल्यूमेन आपने देखा ना कि कपास के मध्य में एक नलिका होती है जिसे हम ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। अब ये बताइए कि जो ल्यूमेन का छिद्र आपको दिखाई दे रहा है वो किसके समान होगा? अंडे के समान दिखाई देगा, पिन के सिरे के समान दिखाई देगा, वृत्त के समान दिखाई देगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं ल्यूमेन के छिद्र की, तो ये आपको पिन के सिरे के समान दिखाई देता है, ठीक? अच्छा, यहाँ से आपके लिए एक सीडी का क्वेश्चन है। क्या? कब आप जो भ्रूण यानी कि जो गर्भावस्था होता है, गर्भावस्था में कब आपको ये देखने को मिलता है कि जो बच्चा बन रहा है, वो पिन के आकार के समान होता है? मतलब कितने दिन में बच्चा पिन के सिरे के आकार के समान दिखाई देने लगता है? एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपका टॉपिक है कहाँ का? चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कहा जा रहा है जब कपास के तंतु को किसी उपयुक्त प्रतिकारक में फुलाया जाए, जैसे वो आपका उपयुक्त प्रतिकारक क्या हो सकता है? क्यूप्रामोनियम, कार्बन डाई सल्फाइड ऐसे होते हैं। तो जब हम इनमें कपास को फुलाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको वहाँ पर एक छिद्र देखने को मिलता है, केंद्र देखने को मिलता है, छल्ले देखने को मिलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात कर रहे हैं कपास को किसी उपयुक्त प्रतिकारक में फुलाने की, तो जब हम किसी उपयुक्त प्रतिकारक जैसे हम कुप्रामोनियम की बात कर लें या फिर आप कार्बन डाइसल्फाइड की बात कर लें, इन सब में घुलाया घुलाया जाता है या फुलाया जाता है, तो आपको उस तंतु में छल्ले देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? आपको उसमें छल्ले देखने को मिलते हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29। पोलराइज्ड प्रकाश में परिपक्व तंतु किस रंग का दिखाई देता है? बात कर रहे हैं हम कपास के, ठीक? कपास के तंतु की बात हो रही है यहाँ पर।
एक्चुअली यहाँ पर मेंशन नहीं है। पोलराइज्ड प्रकाश में कपास का जो परिपक्व तंतु है वो किस रंग का दिखाई देगा? नीला, काला, पीला, सफेद। तो ध्यान रखना है हमें, जब हम पोलराइज्ड प्रकाश में कपास के परिपक्व तंतु को देखने की बात करेंगे तो वो आपको नीला दिखाई देता है। कैसा? नीला। बाकी आपने कल पढ़ा था ना कि इसका रंग कैसा होता है? क्रीम से सफेद होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। 29 हो गया, 30 आ गया। अब पोलराइज्ड प्रकाश की ही बात हो रही, इसमें जो कपास का अपरिपक्व तंतु है उसका रंग कैसा होगा? नीला? नहीं, ये तो परिपक्व तंतु का होता है। पीला, हरा, गुलाबी। तो जब हम बात करेंगे अपरिपक्व तंतु की तो ये आपको हरा देखने को मिलता है। लेकिन कहाँ बात हो रही है? पोलराइज्ड प्रकाश में। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 31। इजिप्शियन कपास किस रंग का होता है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग कपास पाए जाते हैं, इनकी रंग भी अलग अलग होते हैं। तो जो इजिप्शियन कपास होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला हरा होता है, पीला भूरा होता है, काला सफेद होता है या फिर गुलाबी होता है? तो जो इजिप्शियन कपास होता है उसका रंग पीला भूरा होता है। कैसा होता है? पीला भूरा होता है। ये जो आप लास्ट अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको सारे के सारे नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये चीज़ें हमने अपनी थियरी की क्लास में डिस्कस नहीं की है और ना ही हमने क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किया है। तो प्लीज़ आप इन्हें कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब दक्षिणी राज्यों की नदियों के पास के कपास का रंग कैसा होता है? इजिप्शियन कपास देखा। अब बताइए कि जो दक्षिणी राज्यों की नदियों के पास के जो कपास है उसका रंग कैसा होगा? काला होगा, नीला होगा, पीला होगा, लाल होगा। तो जब हम बात करेंगे दक्षिणी राज्य के नदियों के पास के कपास को तो उसका रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला रंग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। गीली अवस्था में कपास की मजबूती में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? जब आपका कपास जो है वो गीली अवस्था में होगा तो उसकी मजबूती जो है वो बढ़ जाती है। कितने प्रतिशत? 20%, 30%, 50% या फिर 80%? तो जब हम कपास की मजबूती बढ़ने की बात करेंगे तो वो गीली अवस्था में 30% तक बढ़ जाता है। क्या? कपास की मजबूती। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कपास की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा काली व रेतीली मिट्टी उत्तम होती है। ये कथन है, क्या ये बात सत्य है, असत्य है, इससे संबंधित नहीं है या फिर ये विवादित है? तो हमें पता है ना कि जब हम कपास की पहली क्लास लेते हैं वहां पर हम डिस्कस करते हैं क्या कि जो कपास के लिए खेती है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली होनी चाहिए, काली मिट्टी हो, साथ ही साथ रेतीली मिट्टी हो तो उत्तम होता है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि भारत में कहाँ का कपास सबसे अच्छा होता है या कपास उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अच्छा है? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मतलब ये कथन आपका पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ से आपको कुछ लीनन के क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको लीनन के मिलेंगे। हालांकि अभी कल भी हमें लीनन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल भी हमने कुछ कपास के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। सो हमारे पूरे 45 क्वेश्चन कपास से ही नहीं है, लीनन के भी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल भी आप लीनन का टॉपिक पढ़कर आइएगा। लीनन के काफ़ी क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस करेंगे। ठीक। कुछ आपके आज के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं हमने उनको लिया है। लीनन की निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है छटाई करना, कटाई व बुवाई करना, गलाना या फिर कटाई करना। तो आपको पता है कि जब हम लीनन के निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें हम छटाई नहीं करते हैं। ये छटाई की बात हम कहाँ पर करते हैं?
छटाई हम वहाँ पर करते हैं, जैसे जब हम रेशम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम छटाई प्रक्रिया करते हैं। जब हम ऊन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम छटाई प्रक्रिया करते हैं। तो ये जो लिनन है, लिनन में हम छटाई की प्रक्रिया नहीं करते हैं, लिनन की निर्माण प्रक्रिया का अंग छटाई नहीं होता है। गले में थोड़ी-सी दिक्कत है, मेबी आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, तो थोड़ा-सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, ठीक? चलिए, अगर और भी कम सुनाई दे तो आप ईयरफ़ोन का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। लिनन में सेलुलोज़ पाया जाता है कितना? 65 टू 70%, 35 टू 70%, 40 टू 60%, 50 टू 75%। आपको पता है लिनन एक सेलुलोज़िक रेशा है ना? इसमें जो लिनन में सेलुलोज़ की मात्रा पाई जाती है वो 65 टू 70% तक पाई जाती है। कितनी? 65 टू 70% इसमें सेलुलोज़ पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। लिनन के रेशे की लंबाई होती है कितनी? 10 से 15 इंच यानी कि 10 टू 15 इंच, 12 टू 20 इंच, 12 टू 18 इंच या फिर 15 टू 21 इंच। तो जब हम बात करते हैं लिनन की, आपको पता होगा कि वानस्पतिक जगत में सबसे लंबा रेशा, सबसे मजबूत रेशा कौन-सा है? तो वो आपका लिनन है। और और लिनन के रेशे की जो लंबाई होती है वो 12 टू 20 इंच होती है। जबकि कपास की हम जब बात कर रहे थे, भारतीय कपास की, तो वो 2.5 इंच आ रहा था। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। लिनन के रुमाल व तौलिया अधिक बनाए जाते हैं, इसका कारण क्या है? जब हम किचन के टॉवल की बात करते हैं या वैसे भी टॉवल की बात करते हैं, तो हमें लिनन के रुमाल या फिर तौलिया ज़्यादा यूज़ करने होते हैं या हमें बनवाते ज़्यादा हैं। इसका कारण क्या होता है? क्या इसकी अवशोषकता है? क्या इसका टिकाऊपन है? सफाई आसान होती है या फिर ऊष्मा चालकता इसका कारण है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लिनन की बात कर रहे हैं, लिनन के तौलिया और रुमाल अधिक बनाए जाते हैं, इसका कारण ये होता है कि इसकी जो अवशोषक क्षमता होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। इसमें अवशोषक क्षमता क्या होता है? अधिक पाया जाता है, इसीलिए जो हम लिनन के तौलिया और रुमाल, इन दोनों को ज़्यादा बनवाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। लिनन वस्त्र कपास की अपेक्षा क्या होते हैं? सस्ते होते हैं? महँगे होते हैं, दोनों सामान्य मूल्य के होते हैं या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब हम लिनन की बात करते हैं ना, तो ये कपास तो हमारे सस्ते हैं, कपास हमारे लिनन की अपेक्षा सस्ते हैं, लेकिन जो हमारा लिनन है, लिनन महँगा होता है, ठीक? तो लिनन क्या है? लिनन वस्त्र आपका कपास की अपेक्षा महँगा होता है। हर कोई लिनन के कपड़े नहीं पहनता है, ठीक? तो लिनन एक महँगा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी अवशोषकता अधिक होती है, इसकी अवशोषक क्षमता अधिक होती है, इसीलिए हम रुमाल और तौलिए में इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है, तंतु को तैयार करने हेतु तने में से बीज और पत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। बेसिकली यहाँ लिनन की बात हो रही है, तो लिनन के जो तंतु हैं उनको तैयार करने के लिए तने से बीज और पत्तियों को जो अलग करने की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो क्या ये गलाना कहलाता है? क्या ये रिपलिंग कहलाता है? रेटिंग, रिपलिंग या फिर आपका स्पिनिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो जब लिनन को तंतु यानी कि लिनन के तंतु को तैयार करने के लिए जब हम बीज में से ये तने में से बीज और पत्तियों को अलग करते हैं, तो ये जो अलग करने की प्रक्रिया है, ये आपकी रिपलिंग कहलाती है। रेटिंग तो आपका गलाना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। फ्लैक्स के पौधे के तने में से तंतु अलग करने की प्रक्रिया है। ये सारी बातें जो हो रही हैं आपकी, ये मैन्युफैक्चरिंग की ही चल रही हैं। अभी कल भी हम देखेंगे, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक का है,
जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपके बुक का है, तो जैसे क्वेश्चन वहाँ पर था वैसे ही हमने उठा लिया है। बट जो आप क्वेश्चन देखेंगे कल इनके इंग्लिश के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। हालाँकि रिपलिंग को हम रिपलिंग ही कहते हैं और ट्विस्टिंग को हम ट्विस्टिंग ही कहते हैं, गलाना को रिटिंग कहते हैं, कताई को हम स्पिनिंग कहते हैं, ठीक? तो ये अलग-अलग होता है। तो जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स यानी कि आपको ये लिनन कहाँ से प्राप्त होता है? तो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। तो फ्लैक्स के पौधे के तने में से तंतु अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गलाना, ठीक? जिसे हम रेटिंग के नाम से जानते हैं। रेटिंग, रिपलिंग ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो एक बार लिनन का टॉपिक जाकर ज़रूर पढ़िएगा। आई थिंक 3rd या 4th क्लास ही आपकी होगी या तो 5th क्लास होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। लिनन पर की जाने वाली सबसे असामान्य परिचर्या है। लिनन कुटाई यानी कि जो बीटलिंग प्रोसेस होता है, कैलेंडरिंग, साइजिंग या फिर ब्लीचिंग। तो आपको पता होगा कि लिनन पर ब्लीच करना आसान काम नहीं है। ये एक कठिन प्रक्रिया होता है, ब्लीचिंग आसान प्रक्रिया नहीं है। तो कुटाई हम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो बीटलिंग प्रोसेस की जाती है यानी कि जो कुटाई की जाती है उससे होता क्या है? कुटाई करने से होता क्या है? हम कुटाई क्यों करते हैं? हम बीटलिंग क्यों करते हैं? कैलेंडरिंग, साइजिंग ये सारी प्रक्रियाएँ इनका एक-एक टर्म आप हमें बताइए। एक-एक शब्द आप हमें बताइए। हमने टर्मिनोलॉजी में इन सारी चीज़ों को ज़िक्र किया था। बात करते हैं सबसे असामान्य परिचर्या की, तो वो आपकी ब्लीचिंग होती है क्योंकि लिनन पर ब्लीच करना एक कठिन कार्य होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लिनन का पौधा प्राप्त होता है कपास से, नायलॉन से, फ्लैक्स से या फिर उपरोक्त सभी से। तो लिनन के पौधे की बात हमने की, ये फ्लैक्स से प्राप्त होते हैं आपको ये हमने पहले ही देख लिया, ज़िक्र भी पहले कर रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। लिनन के रेशे का व्यास होता है। हालाँकि यहाँ पर हमने कपास के व्यास की ज़िक्र नहीं की है, बट एक बार आप लोग देखिएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो लिनन ये कपास का व्यास होता है वो कितना होता है, ठीक? बाकी हम बात कर रहे हैं लिनन के व्यास की, तो 1.54 माइक्रोन होता है, 1.14 माइक्रोन होता है, 14 टू 18 माइक्रोन होता है या फिर 1.16 माइक्रोन होता है। तो जब हम बात करते हैं लिनन के रेशे के व्यास की, आपको ये पता होगा कि लिनन प्राकृतिक जगत के वानस्पतिक जगत में पाया जाने वाला सबसे लंबा, सबसे मजबूत रेशा होता है। इसका जो व्यास होता है वो 14 टू 18 माइक्रोन होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिनन के रेशों में नमी सोखने की क्षमता होती है? बहुत कम, असीम होती है, ना के बराबर होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? हमने अभी-अभी देखा था कि लिनन जो है अपनी अवशोषकता के लिए ज़्यादा जाना जाता है। इसकी अवशोषकता के कारण ही हम लिनन के तौलिया और लिनन के रुमाल अधिक बनाते हैं, ठीक? तो ये क्या होता है, लिनन के रेशे में नमी सोखने की जो क्षमता होती है वो असीम होती है, ठीक? बाकी हमने दाग का टॉपिक पढ़ा था, तो आप हमें बताइए कि जब हम लिनन पर 1 बूंद इंक डालते हैं, तो उसका धब्बा कैसा पड़ता है, ठीक? ये आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, आई थिंक कल की ही क्लास में आपने पढ़ा था। कल नहीं, परसों की क्लास में, कल तो हमने कपास और लिनन साथ में ही हमने पढ़ा था, जो परीक्षण वाला टॉपिक था उसमें, ठीक? तो आप हमें बताइए कि जब हम लिनन के कपड़े पर 1 बूंद इंक डालते हैं तो उसका धब्बा कैसा पड़ता है, ठीक? ये थे आज के आपके 45 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ पर नए थे, तो आपने उनको नोट डाउन किया होगा, ठीक? उम्मीद है कि आपने नोट डाउन किया होगा और आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जो 40 प्लस हैं उनका ओके है, ठीक? 40 प्लस वाले अच्छे हैं, रिवीजन उनका हो रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें हम नई भी डालते हैं, तो आपने अगर बुक नहीं पढ़ी है तो आपके लिए थोड़ा-सा वो दिक्कत करेंगे ही करेंगे। तो जो नई चीज़ें हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं कम से कम वो तो आपको याद होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो नई चीज़ें हैं हमने उनके बारे में चर्चा नहीं की है।
हाँ, उनको अपने नोटबुक में, यानी कि जब हमने अपना थियरी की क्लास लिया था, तो हो सकता है वहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है, बट ऐसा नहीं है कि हमने उनका ज़िक्र नहीं किया होता है, या 4-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ज़िक्र हमारी क्लास में नहीं हुआ होता है, तो उनको आपको कहीं न कहीं नोट डाउन करना है। और आपको ये सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको पता होगा कि हम पहले कैसे पढ़ाई करते थे। हम सबसे पहले थियरी की क्लास किए थे, जिसमें हम मंडे टू सैटरडे अपनी थियरी की क्लास करते थे और संडे को हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते थे। तो यानी कि जो हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा होता था उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते थे। अब इतने क्वेश्चन तो बन नहीं पाते थे, क्योंकि एक वीक में हम कम से कम 3 से 4, 4 से 5 टॉपिक, जैसा मतलब हमारा छोटा-बड़ा टॉपिक होता था वैसे हम डिस्कस करते थे। क्वेश्चन इतना ज़्यादा हो नहीं पाता था, लेकिन अब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा होंगे। तो उम्मीद है कि जो आपका वहाँ पर कुछ छूट गया होगा, वो आपका सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक? तो अगर आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 2 क्लास 3 क्लास देख कर आया कीजिए। जैसे जैसे हमने आपको कल बताया था कि कपास और लिनन पढ़ कर आइएगा। तो उम्मीद है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि कपास और लिनन को पढ़ कर आए होंगे। वैसे ही अब मैं आपको आज ही बता दे रही हूँ कि आप अभी लिनन का हमारा और क्वेश्चन बचा है। साथ ही साथ आप या तो ये मैंने देखा नहीं है कि इसके बाद वूल पढ़ाएँगे कि क्या पढ़ाएँगे, देखते हैं। बट फिर भी आप लिनन का टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जूट का हो गया या फिर वूल का टॉपिक अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ से करें, वो आप आसानी से कर सकें। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में और इन्हीं जो लिनन के हमारे क्वेश्चन बचे हैं उनके साथ में, ठीक? चलिए फिर ये क्लास आपको कैसी लगी? आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया? ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनका भी जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप में से जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। हर दिन 5 पीएम पर आपकी क्विज़ होती है, तो आप उसे सॉल्व करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन भी आपके अच्छे होते हैं वहाँ पर, ठीक? तो उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे, यानी कि क्विज़ को ज़रूर सॉल्व करते होंगे। अगर आपने जॉइन नहीं किया है टेलीग्राम, तो लिंक तो आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जॉइन कर लीजिए, ठीक? चलिए फिर बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए और रिवीजन ज़रूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।